हेलो एवरीवन, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम प्रोग्राम। तो लास्ट लेक्चर तक अपन ने देखा इंटरफेरेंस फेनोमेना, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, वेव इक्वेशन, फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस एंड द रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस एंड आल्सो टाइम डिफरेंस। तो ये सब चीज़ें अपन ने देखा। वी सॉ आल्सो सम टर्मिनोलॉजी लाइक एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और वो सब चीज़ें अपन ने देखी। सो दिस वाज ऑल अबाउट बेसिकली वेव। तो आप समझ सकते हैं एक्चुअली में ऑल दोज थिंग्स आर लाइक सॉर्ट ऑफ सपोर्टिंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड बेसिकली दिस कंसेप्ट एंड दिस इज द मेन पार्ट, यू कैन से हार्ट ऑफ दिस चैप्टर एक्चुअली, दैट इज कॉल्ड वेव ऑप्टिक्स. So that experiment is Young's double slit experiment, because if you remember the story that I told you initially, actually this was the first observation, first experiment which actually forced scientists to think about optics from wave angle also. Is it actually Christian Huygens gave the wave theory, initially thought that light is a wave nature, light is a wave, but nobody was ready to accept that. After this experiment, तो ये एक्सपेरिमेंट क्या था अभी वो समझते हैं, फिर देखते हैं कि लाइक ये जो एक्सपेरिमेंट था उसका न्यूटन की थ्योरी, इट वाज लाइक कंप्लीटली फेलिंग टू एक्सप्लेन दिस एक्सपेरिमेंट. फिर अपन समझेंगे कि वेव थ्योरी से इसको अपन कैसे समझ सकते हैं. सो लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन यू व्हाट वाज द एक्सपेरिमेंट एक्चुअली. ओके, सो द एक्सपेरिमेंट वाज लाइक इट Thomas Young actually did this experiment in around 1801 year. Is it Thomas Young? He considered actually 3 boxes, and this was one box. Let me say this, I am taking this as some screen A, B and this is C. तो ये बॉक्स में उन्होंने एक बल्ब रख दिया, right? And one small slit actually cut out through this. तो ये जो अपना A है स्क्रीन, उसको आप देखोगे तो वो कुछ इस तरह का दिखेगा, और इसमें ये एक स्लिट कट कर दिया कि जहाँ से जो बल्ब का लाइट है, रोशनी है, वो पास कर सके. सो दिस इज पासिंग थ्रू एक्चुअली दिस स्पेस एक्चुअली, और इधर से पास कर रहा है. देन क्योंकि अभी अपन ने बताया था कि फॉर better and clear and stable visibility of interference pattern, the light sources must be what? Coherent. तो कोहेरेंट सोर्सेस हम 2 से बना नहीं सकते, तो एक से बनाने के लिए ये एक अपने पास तरीका रहता है कि एक ही लाइट सोर्स को अपन 2 पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, डिवाइड करते हैं. दैट इज व्हाट एग्जैक्टली ही डिड एक्चुअली. तो यहाँ पे क्या किया, एक लाइट सोर्स, यहाँ से लाइट जा रही है और उसको फर्दर 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया. तो अब अपने पास क्या हो गया, S1 S2, 2 स्लिट्स S1 S2 इस तरह से कट कर दी गई, और ये इनको अपन लाइक 2 सोर्स की तरह ट्रीट करेंगे. एंड हियर वी प्लेस्ड एक्चुअली, और यंग्स प्लेस्ड फाइनल लाइक स्क्रीन, और जो ऑब्जर्वेशंस था इस स्क्रीन पे, दैट वाज समथिंग लाइक इंटेंसिटी एक जगह मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, इस तरह से. और इस स्क्रीन को अगर आप सामने से देखोगे तो मैं ये मान लेता हूँ कि ये लेट्स से दिस इज द सेंट्रल, एक्चुअली दिस इज सेंट्रल मैक्सिमा, राइट, ब्राइट फ्रिंज में वाइट साइड नोट. तो फर्स्ट मिनिमा, सेकंड मैक्सिमा, सेकंड मिनिमा, थर्ड मैक्सिमा एंड सो ऑन डाउनवर्ड आल्सो. तो इस तरह का जो ऑब्जर्वेशन देखा गया, राइट, दिस वाज द एक्चुअली लाइक फर्स्ट एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेशन बाय थॉमस यंग एक्चुअली. एंड दिस इज इट, देख सकते हैं कि एक्चुअली में ये जो ऑब्जर्वेशन था, इसको न्यूटन की थ्योरी पार्टिकल नेचर, दैट वाज लाइक नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि पार्टिकल नेचर, अगर पार्टिकल जा रहे हैं तो कैसे एक पॉइंट पे इकट्ठे हो सकते हैं, दूसरे पॉइंट पे बिल्कुल नहीं. सो दैट वाज लाइक कंप्लीट फेलियर एक्चुअली, है ना. सो फर्स्ट थिंग इज दिस इज द सेटअप एक्चुअली हियर. ये 2 स्लिट्स स्क्रीन B में, एंड दिस इज द फाइनल स्क्रीन C वेयर वी आर ऑब्जर्विंग द रिजल्ट. तो ये था सेटअप पूरा. ये बॉक्स 1, यू कैन से दिस इज बॉक्स 2, यहाँ पे 2 स्लिट्स, एंड दिस इज बॉक्स 3, एंड फाइनली वी आर प्लेसिंग स्क्रीन, एंड हियर वी आर ऑब्जर्विंग दिस. तो ये तो था सिंपली एक्सपेरिमेंटल सेटअप बाय थॉमस यंग. अब नेक्स्ट है कि इसको हम समझते हैं कि कैसे ये सब एक्सपेरिमेंट, ये क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, कहाँ से ये, कैसे वेव थ्योरी से हम समझ पाए, कैसे वेव थ्योरी ने ये एक्सप्लेन किया, राइट. लेट्स सी दैट. तो पहली बात तो ये जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, ये ऑब्जर्वेशन था, दिस इज
इंटरफेरेंस फेनोमेना। इंटरफेरेंस की वजह से एक जगह ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, ब्राइट डार्क ये सब बन रही हैं। इंटरफेरेंस अभी अपन ने समझा, तो आप थोड़ा बहुत कनेक्ट भी कर सकते हैं एक्चुअली में कि हाँ कुछ कुछ इंटरफेरेंस फेनोमेना की वजह से ऐसा पॉसिबली बन सकता है ना। सो लेट मी एक्चुअली एक्सप्लेन इट टू यू हेयर आल्सो। सो मान के चलते हैं एक्चुअली में ये जो मेरा एस फाइनली लाइक सोर्स की तरह मैं इसको ट्रीट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हो क्या रहा था, ये जो पहला स्लिट था, दिस इज लेट्स से ए, यहाँ से ये क्या करेगा, वेव्स इस तरह से स्प्रेड होते हुए जाएगा, करेक्ट, हाइजेंस प्रिंसिपल। एंड फाइनली दिस इज योर स्क्रीन बी, जहाँ पे अपने पास दो स्लिट्स हैं, तो दो स्लिट्स हैं तो वहाँ से अपने जो waves they will spread or wavelets will spread like this, is it? Let me draw it with different color. तो इसका जो था वो इस तरह से एंड जो ब्लैक था, ब्लैक एक्चुअली आई एम लाइक थ्रू S1, दिस इज S2, इस तरह से चीज़ें। एंड here finally we were having the diagram is not exactly up to the scale. You can see the diagram for better understanding in some book actually, बट इस तरह से चीज़ें थी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअली में, जो S1 S2 से लाइट जा रही है, दे आर इंटरफियरिंग एक्चुअली एट दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, this point, this point, this point, this point. So there are many intersection point actually. तो वहाँ पे क्या हो रहा है, like actually you can say that at every point your wave is actually interfering. तो इस situation में अगर मैं नहीं बोलता हूँ कि like ये सभी जो वेवलेट्स हैं वो मैंने उनको ड्रॉ किया है जो सेम फेज में है एक्चुअली, तो आप समझ सकते हो कि इस पॉइंट पे क्या होगा, ये सेम फेज में, दिस विल लाइक फॉर्म कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, अपने पास सेम फेज में तो एम्पलीट्यूड ऐड हो जाएगा एंड वी विल गेट मैक्सिमा एक्चुअली। इसका दूसरा यहाँ पे बीच में पॉइंट देखेंगे तो वहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअली में, वो अपोजिट फेज वाला आएगा। सो देयर इट विल बी लाइक, क्योंकि सेम फेज तो नेक्स्ट क्या आएगा, एक अपोजिट फेज, फिर सेम फेज अपोजिट फेज, वो चीज़ें अभी अपन मैथमेटिकली भी समझेंगे। तो इस तरह से लाइक यहाँ पे ये सोर्स अपना एस हो गया, ये यहाँ से वेव पल्स और लाइक वेवलेट्स स्प्रेडिंग वेव फ्रंट एक्चुअली, फाइनली इट्स रीचिंग एट दीज टू। तो ये अब दो सोर्स अपने फिर से दो स्लिट्स क्या है, नए सोर्स की तरह काम करने लग गए। दोनों स्लिट्स ने ये वेव फ्रंट्स जनरेट किए और ये वेव फ्रंट मैंने वो ड्रॉ किया जो सेम फेज में है। तो हम देख सकते हो कि कई जगह लाइक वहाँ पे क्या हो रहा है, दे आर इंटरफियरिंग इन सेम फेज, तो वहाँ इंटरफियर होगा, इंटरफेरेंस होगा सेम फेज में, देन व्हाट विल हैपन एक्चुअली, यू विल गेट मैक्सिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो उनके करस्पॉन्डिंग ये सब चीज़ें थी बेसिकली, मैक्सिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम मैक्सिमम मैक्सिमम, और जहाँ पे वो अपोजिट फेज में एक्चुअली इंटरफेयर कर रही थी, देयर वी आर गेटिंग एक्चुअली डार्क 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 फ्रिंजेस। तो इस तरह से तो हम इसको समझ सकते हैं एक्चुअली, ये आप कनेक्ट भी कर पा रहे हो कि हाइजेंस की थ्योरी इसको एक्सप्लेन कर पा रही थी थॉमस यंग के ये एक्सपेरिमेंट को, इंटरफेरेंस फेनोमेना को, राइट। अभी थोड़ा और इसको हम समझते हैं एग्जैक्टली कि हाँ क्या हम एग्जैक्टली प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कहाँ पे अपना एग्जैक्टली मैक्सिमा आएगा, कहाँ पे मिनिमा आएगा। तो वो सब चीज़ें अभी जो अपन ने पीछे देखा है उन सब चीज़ों को यूज़ करके हम बहुत आसानी से यहाँ पे हर एक पॉइंट पे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सो आई होप दिस अप टू दिस इट्स जस्ट क्लियर इज दैट व्हाट वाज एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल सेटअप। ये था, इस तरह से उन्होंने रखा चीज़ों को, ऐसे देखा और लाइक दिस वाज द रिजल्ट। इसको थोड़ा हाइजेन के प्रिंसिपल से देखें तो इस तरह से हम इसको कनेक्ट करके समझ सकते हैं। और फाइनली हमें ये स्क्रीन पे एक्चुअली में डार्क ब्राइट इस तरह से लाइक स्लिट्स, और ये इनको अपन फ्रिंजेस बोलते हैं, अब इनको यहाँ पे स्क्रीन पे मिली। अभी इनको थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को कैसे लाइक एनालिसिस करते हैं। लेट्स सी दैट कैन वी प्रेडिक्ट एग्जैक्टली वेयर वी विल गेट ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज एंड ऑल दैट। सो बिफोर दैट लेट मी फर्स्ट रेज इट। So actually, if we look at the same YDIC experiment, here we are trying to understand that why
that fringes, why that bright and dark fringes are forming. तो उसको समझने के लिए अपन थोड़ा सा एक अपन ने हाइजेंस के प्रिंसिपल से थोड़ा समझने की कोशिश की. यू ट्राई टू लुक एट दैट डायग्राम फ्रॉम सम बुक, इट विल मेक्स मोर सेंस टू यू एक्चुअली, बिकॉज द ड्राइंग बाय हैंड इज नॉट प्रॉपरली यूनिफॉर्म, सो दैट्स वाई इट वॉज नॉट परफेक्टली. बट देयर एक्चुअली व्हाट हैपन, लाइक सम wave fronts, or you can say wavelets, which are in same phase interfere, they form constructive interference or bright fringe actually, and the places where they are interfering destructively, there we are getting actually dark fringe. उसी को अपन थोड़ा और समझते हैं एक्चुअली इस तरह से. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अपने पास वही 3 स्क्रीन है, लेट्स से A B C. तो यहाँ पे अपने पास ओरिजिनल सोर्स यहाँ रखा था. फाइनली फ्रॉम हियर लाइट इज एक्चुअली गोइंग एंड दिस इज एक्टिंग लाइक एन सोर्स. तो इसके बाद अपन ने 2 स्लिट्स यहाँ पे B में कट कर दिए थे, और ये अपने पास अब 2 सोर्स की तरह काम कर रहे हैं. तो ये क्या हो गए, अब अपने पास दोनों कोहेरेंट सोर्स हो जाएंगे, एंड फाइनली वी आर हैविंग हियर एक्चुअली स्क्रीन. तो अब इसमें देखते हैं कि अगर जो दोनों सोर्सेस से लाइट O पर पहुंच रही होगी, O इज द सेंटर एक्चुअली, यू कैन राइट दिस इज द सेंटर ऑफ द स्क्रीन. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो इधर से S से S1 तक, S से S2 तक, ये पाथ जितना ही लेंथ है उतना ही लेंथ इधर है. यहाँ पे देख रहे हैं कि S1 से O तक और S2 से O तक ये वाली लेंथ एंड ये वाली लेंथ भी बराबर है. तो मतलब ये होता है एक्चुअली में जो ओरिजिनल लाइट यहाँ से आ रही है और वो यहाँ तक पहुँच रही है, उसमें कोई पाथ डिफरेंस नहीं आया. जब कोई पाथ डिफरेंस नहीं आया, और ओरिजिनली ये क्या है, कोहेरेंट सोर्सेज हैं तो सेम फेज में है, कोई पाथ डिफरेंस भी नहीं है, तो मतलब कोई एडिशनल फेज डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ है. तो अभी आप समझ सकते हो कि जो O पे लाइट इंटरफेयर कर रही होंगी, दोनों सुपर इम्पोज हो रही होंगी, तो उस सिचुएशन में क्या होगा एक्चुअली में, वी विल गेट मैक्सिमम इंटेंसिटी एंड वी आर गेटिंग एक्चुअली सेंट्रल मैक्सिमा एट O. अब अगर मैं कोई जनरल पॉइंट P लेता हूँ, तो उस सिचुएशन में देखो क्या हो रहा है, ये पार्ट तो बराबर है दोनों में, तो कोई डिफरेंस यहाँ से नहीं आता है. लेकिन यू कैन सी एक्चुअली द लाइट रीचिंग एट पॉइंट P, इट इज ट्रेवलिंग path S1P from source S1 and traveling path S2P which is coming from source S2. तो you can see actually ये जो path है, this is actually not same. ये यहाँ पे अपने पास क्या हो रहा है, पाथ डिफरेंस आ जा रहा है. अब डिपेंडिंग ऑन कि पाथ डिफरेंस हमारा कितना है, क्योंकि पहले अपन देख चुके हैं पाथ डिफरेंस हमारा यहाँ पर अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग आ सकता है. अगर वो किसी पॉइंट पे पाथ डिफरेंस लैम्डा का मल्टीपल आता है, देन वी विल गेट मैक्सिमा एक्चुअली. एंड इफ द पाथ डिफरेंस इज कमिंग आउट टू बी ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, देन डेफिनेटली एट दैट पॉइंट वी कैन से वी विल गेट मिनिमा. तो यहाँ से हम समझ पा रहे हैं, कनेक्ट कर पा रहे हैं कि हाँ, इस तरह से चीज़ें एक्चुअली में YDXC एक्सपेरिमेंट में हुई थी और हुई होंगी एक्चुअली. सो दैट इज़ वाई वी गॉट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज. तो अभी अपन कैलकुलेशन करते हैं इसमें, क्योंकि हमें जो प्रॉब्लम यहाँ पे पूछे जाएंगे, अब आपको यही पूछे जाएंगे कि P पॉइंट पे क्या बनेगा, ये पॉइंट की पोजीशन, वो पॉइंट की पोजीशन, मैक्सिमा की, मिनिमा की. तो वो सब चीज़ें प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अब हमें चाहिए रिलेशन, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस एक्सपेरिमेंट इज इट इन द लेबोरेटरी. हमें ये समझना है और इस पर जिस तरह के मॉडल्स, जिस तरह की प्रॉब्लम बनती है, उनको कैसे सॉल्व करना है, दैट इज़ आवर ऑब्जेक्टिव एक्चुअली हियर. ठीक है ना. तो अभी हम क्या करते हैं, लेट्स कैलकुलेट पाथ डिफरेंस फॉर लाइट रीचिंग एट पॉइंट P, इज इट. सो पाथ डिफरेंस ऑफ लाइट रीचिंग पॉइंट P. तो इसमें क्या हो रहा है, ये आप देख सकते हैं, ये S, मैं टोटल अगर पाथ लिखता हूं, पाथ, टोटल पाथ इज इट लेंथ थ्रू, or I can directly write because here you can clearly see there is no difference coming here actually. तो path difference जो भी आ रहा है वो क्या आ रहा है, डेल्टा x. अगर मैं इसको लेता हूँ path difference is डेल्टा x, तो ये क्या हो जाएगा मेरा S2P minus S1P. करेक्ट, दिस इज योर पाथ डिफरेंस. अब यहाँ पे थोड़ा सा और चीज़ें. सो हियर कन्वेंशनली वी टेक द सेपरेशन बिटवीन दीज टू स्क्रीन एज कैपिटल D फॉर कैलकुलेशन पर्पज. और ये जो दोनों स्लिट्स के बीच का सेपरेशन है, बेसिकली दिस सेपरेशन, उसको हम स्मॉल d लेते हैं. जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, प्रैक्टिकली जो एक्सपेरिमेंट किए थे और जो करते हैं उनमें d इज इट, d इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ सम 1 mm, of the some like 1 or
to 5 mm, ये कुछ इस रेंज में रहता है नॉर्मली 1 mm 2 mm इवन लेस देन 1 mm आल्सो समटाइम। और जो कैपिटल डी है दैट्स इन एक्चुअली इन मीटर, तो कैपिटल डी आप 1 मीटर 2 मीटर कुछ इस तरह से। माई पॉइंट हियर इज दैट दिस कैपिटल डी इज वेरी वेरी लार्ज कंपेयर टू स्मॉल डी एक्चुअली, राइट। तो स्मॉल डी के कंपेरिजन में जो कैपिटल डी है वो हमारा बहुत बड़ा है। ओके, दूसरी बात है, मैं जो ये पॉइंट है इसको मैं डिस्टेंस को y ले रहा हूँ। तो अभी देखो यहाँ से मैं ऑरिजिन ये ले लेता हूँ सेंटर एक्चुअली, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी dy2 और ये डिस्टेंस भी क्या हो गई dy2। तो अभी मैं जो पाथ लेंथ S1p पाथ लेंथ क्या लिख सकता हूँ एक्चुअली में, राइट, ये मेरा y है, राइट। सो लेट मी राइट पाथ लेंथ S1p। सो S1p विल बी इक्वल टू व्हाट, ये देखो ये x कोऑर्डिनेट आपका हो गया d, और यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, ये वाली जो लेंथ आएगी ये वाली कितनी आ जाएगी बेसिकली y माइनस डी बाई टू दिस। सो यू कैन राइट दिस इज इक्वल टू अंडर रूट कैपिटल डी स्क्वायर प्लस y माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर। S2p अपना आ जाएगा बेसिकली अंडर रूट कैपिटल डी स्क्वायर प्लस, इसके लिए देखेंगे तो ये सेंटर से है एक्चुअली में, सेंटर से y है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी टोटल, ये इसके करस्पॉन्डिंग कहीं यहाँ आएगा, तो इसके ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी d/2 एडिशनली ऐड हो जाएगी। ट्राई टू लिसन इट। यहाँ पे ये दिस इज सेंटर, तो यहाँ से जो डिस्टेंस मैंने इसको y लिया, तो अब देखो यहाँ से जो आपको चाहिए ये, तो ये वाली लेंथ कितनी हो गई, दिस यू कैन राइट y माइनस ये वाली लेंथ d/2, और ये वाला क्या है कैपिटल डी है, तो ये हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो वो अपने पास ये आ गया। ऐसे ही ये मतलब यहाँ से देखूंगा तो यहाँ से ये लेंथ चाहिए तो वो कैपिटल डी है, और ये लेंथ चाहिए तो वो है y प्लस स्मॉल d/2, तो मैं लिख सकता हूँ दिस इज इक्वल टू y प्लस स्मॉल d/2 का होल स्क्वायर, करेक्ट ना। ओके, S1p S2p, और इनको अपन सॉल्व कर लेते हैं। सो S2p, दूसरी बात यहाँ पे हम ये अजम्पशन कुछ मानेंगे वो अभी अपन लिखते हैं। सो S2p माइनस S1p, so this will be equal to what, अंडर रूट दिस इज d स्क्वायर प्लस y प्लस d/2 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट d स्क्वायर प्लस y माइनस d/2 का होल स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक? अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन। तो यहाँ से मैं d बाहर ले लेता हूँ कैपिटल D, और यहाँ से भी d, तो वो बाहर आ गया पूरा, ये 1 प्लस वाई प्लस स्मॉल d बाई कैपिटल D, दिस पावर 1/2 माइनस दिस इज 1 प्लस y माइनस स्मॉल d बाई 2 बाई कैपिटल D whole power 1/2 this, is it? ओके अब यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली में, लाइक देखो ये क्वांटिटी भी नॉर्मली अपना छोटा रहता है। इन दिस क्वांटिटी वी ऑलरेडी नो हियर एक्चुअली अवर स्मॉल d इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल D, क्लियर। तो ये जो पूरा क्वांटिटी होता है दैट इज आल्सो स्मॉल, तो इसको मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन से एक्सपेंड कर देता हूँ, देन इट कम्स एक्चुअली कैपिटल D बाहर 1 प्लस 1/2, दिस इज y प्लस स्मॉल d बाई 2 डिवाइडेड बाई कैपिटल D, दिस होल माइनस, ओके जस्ट वेट, तो इसको अपन फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं। वन थिंग आई मिस्ड हियर एक्चुअली, डी स्क्वायर यहाँ से अपन ने बाहर लिया तो ये अंडर रूट में अंडर रूट आ गया, और ये क्या होगा दिस डिवाइडेड बाय डी, तो इट विल बी लाइक स्क्वायर, सो इट विल बी स्क्वायर हियर एंड इट विल बी लाइक एक्चुअली हियर स्क्वायर एंड दिस कंप्लीट पावर एंड सो ऑन, इज इट। तो इस तरह से अपने पास, अब इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं एक्चुअली, सो वी विल गेट this term and we will have like इसको ये 1 plus something and this quantity will be definitely less than 1, तो इसको हम binomial expansion से expand करेंगे, तो इस तरह से this square will still left there actually, so divided by d and this square minus here also 1 plus this is 1/2 and this is y minus d/2 by capital D
होल स्क्वायर, राइट। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। ये मेथड अपने पास दूसरे मेथड भी हैं, अपन उसको देखेंगे, उससे आसानी से हम सॉल्व कर लेते हैं, बट दिस इज़ वन ऑफ द मेथड आई एम लाइक ट्राइंग टू सॉल्व यू दिस वे आल्सो। सो यहाँ पे अब देखो ये डी, और मैं यहाँ से ये जो स्क्वायर से बाहर लूँगा तो ये डी स्क्वायर, तो ये बेसिकली 1 + 1/2 डी स्क्वायर, और ये बचा y + d/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे तो -1 - 1/2 डी स्क्वायर y - d/2 का होल स्क्वायर दिस। अब देखो ये y ये कैंसिल हो गया, -+1 -1, ये 2d स्क्वायर भी बाहर ले लेता हूँ, तो ये d से कैंसिल होकर के ये क्या बचेगा 1/2 कैपिटल D, और इनको अब मैं एक्सपेंड कर देता हूँ बिकॉज आई एम लेफ्ट विद दिस वन एंड दिस टर्म। तो ये क्या हो जाएगा देखो y² + d² + yd माइनस इधर बचेगा y² - d² माइनस ये प्लस yd। अब देखो ये टर्म गया, ये गया, बचा क्या yd एंड yd, तो ये 2yd, और यहाँ है तो ये अपने पास 2yd / 2 कैपिटल D, वी आर लेफ्ट विथ 2yd / कैपिटल D, दिस इज योर डेल्टा x, करेक्ट। तो अपने पास पाथ डिफरेंस आ गया है एक्चुअली में कि किसी भी जनरल पॉइंट P पे हमारा जो पाथ डिफरेंस होगा, सो दिस वे वी कैन सॉल्व एंड वी आर गेटिंग दिस इज द पाथ डिफरेंस y into small d divided by capital D, right? Okay, I can like solve this path difference in different way also, let me tell you. Then we will use this path difference condition for this path difference for finding the position of maxima and minima. So let me first erase and let me tell you the other way of getting same result, same expression like without going through this lengthy process. So we have actually another approach also. This is like you will find it easier, shortcut, but here we need to use some approximation, some assumptions we will be considering. तो पहली बात तो ये होती है यहाँ पे, we will consider that this small d is very less than actually capital D. इससे हम ये मान के चलते हैं कि ये बहुत छोटा है और ये बहुत दूरी पे है, तो मतलब जो ये रेज यहाँ से S1 S2 से जा रही हैं, दे आर ऑलमोस्ट पैरेलल एक्चुअली। सो द पाथ डिफरेंस बिटवीन दीज टू रेज, अगर ये ऑलमोस्ट पैरेलल हैं तो मैं यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूँ, देन यू कैन सी दिस इज एक्चुअली द पाथ डिफरेंस डेल्टा x कमिंग बिटवीन दीज टू rays or these two waves reaching from S1 and S2 at point P, करेक्ट ना। तो अब इसमें क्या हो रहा है देखो, ये यहाँ से जा रही हैं, इस एंगल को अगर मैं थीटा मान लेता हूँ, देन एक्चुअली दिस इज योर पैरेलल है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि ये जो एंगल होगा एक्चुअली, राइट, लेट मी जस्ट ड्रॉ इट। तो ये जो पाथ डिफरेंस आ गया वो अपने पास ये आ गया पाथ डिफरेंस, इसको मैं एक्सटेंड करके इसको S2 को इधर लिख देता हूँ S2, एंड दिस पाथ डिफरेंस इज इट, दिस पाथ डिफरेंस इज एक्चुअली अवर डेल्टा x, और यहाँ पे ये पैरेलल है तो अपन ये मान लेते हैं कि ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, ये एंगल थीटा, ये 90 - थीटा, और ये क्या हो गया अपने पास 90 डिग्री है ही, तो ये एंगल भी थीटा आ जाता है, करेक्ट ना। तो इस सिचुएशन में, और देखो ये डिस्टेंस क्या है अपने पास, दिस डिस्टेंस बिटवीन दिस इज व्हाट एक्चुअली स्मॉल d, राइट। लेट मी एक्सप्लेन यू बैक। यहाँ पे एजम्पशन क्या किए, स्मॉल d को बहुत छोटा माने कैपिटल D से। दूसरी बात हम ये मान के चल रहे हैं कि ये रेज ऑलमोस्ट पैरेलली जाकर के बहुत दूर P पे मिल रही हैं, इंटरफेयर कर रही हैं, तो इनका ये क्या होगा, ऑलमोस्ट पैरेलली जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि इनका जो इफेक्टिवली यहाँ से ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ तो बराबर ही होगी, बस जो एडिशनल जो ट्रेवल कर रही है S2P वो क्या हो रहा है, इतना लेंथ एडिशनल एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल कर रही है, तो मैं जो इन दोनों के S2P - S1P लिखूंगा तो वो क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। सो द पाथ डिफरेंस डेल्टा x इज इक्वल टू दिस वन। अब इसको देखो सॉल्व करने का तरीका क्या है, अपन ने यहाँ से सेंटर से एक लाइन ऐसे ड्रॉन की, तो ये एंगल मैंने मान लेता हूँ थीटा है, तो ये एंगल थीटा है, तो ये ऑलमोस्ट पैरेलल ही है, तो ये एंगल भी थीटा ही हो जाएगा हॉरिजॉन्टल से। ये वाली जो S2P जा रही है
इधर P पे, तो ये भी एंगल थीटा। अब देखो ये थीटा, तो ये जो एंगल है ये तो क्या हो रहा है, इसके नॉर्मल है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा। ये अपना कितना है 90, तो सिंपली क्या हो गया, ये जो एंगल हो गया एस एंगल S2 S1, और इस पॉइंट को अगर मैं कुछ लेट से लेट मी से सम के Z is it, or P, so I am taking it Q actually. So I can write here actually angle S2 S1 Q, this angle is also equal to theta, करेक्ट। तो ये एंगल थीटा आ गया। तो अब ये जो मेरा डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सीधा सीधा दिस डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस हियर आई कैन डायरेक्टली राइट दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज डी, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो ये क्या हो गया, दिस डेल्टा एक्स दिस इज इक्वल टू व्हाट, सिंपली डी साइन थीटा, दिस कम्स आउट टू बी डी साइन थीटा। तो यहाँ पे ये अपने पास सीधा सीधा आ जाता है, हमें वो जो लेंथी वाला कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता। सो फर्स्ट assumption अप्रोक्सीमेशन इन दिस सिचुएशन इज दिस वन एक्चुअली, उससे अपन ने ये लिख दिया। दूसरी चीज हम ये मान के चलते हैं, इज इट सेकेंड अप्रोक्सीमेशन, और वो है दैट थीटा इज वेरी स्मॉल। जब थीटा वेरी स्मॉल होगा तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, आई कैन राइट साइन थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू टेन थीटा। और जब साइन थीटा टेन थीटा के बराबर होगा तो देखो उस सिचुएशन में दिस इज ये दिस and finally like this is, ये अपना थीटा है and this is capital D and this is Y। तो उस सिचुएशन में अगर साइन थीटा मेरा टेन थीटा के बराबर हो जाएगा तो यहाँ से मैं टेन थीटा क्या लिख सकता हूँ, दिस इम्प्लाइज टेन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर बाई बेस, दिस इज परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। तो अपने पास साइन थीटा by using this approximation that theta is very small, in that case we know sin theta is almost equal to tan theta, और tan theta को मैं ये लिख सकता हूँ। तो अब using these two approximation, is it finally what I am getting, delta x is equal to d sin theta, this can be written as d tan theta by using approximation this two, you can write approximation second, और इसको मैं लिख सकता हूँ delta x is equal to what, d, and tan theta is equal to what, y by capital D. So you can just see here actually we are getting exactly same result that we derived earlier, is it? तो ultimately अपने पास क्या आ गया, दोनों तरीका है, जो भी आपको आसान लगे यू कैन फॉलो दैट वन, राइट। दिस इज विद द अप्रोक्सीमेशन, ये भी रिजल्ट अपना एकदम सेम देता है। हाँ, हम अप्रोक्सीमेशन यूज कर रहे हैं जो कि एक्चुअली में वैलिड है, बिकॉज इन प्रैक्टिकल आल्सो दिस स्मॉल डी इज वेरी वेरी स्मॉलर देन दिस कैपिटल डी। ये यहाँ पे चीज़ें आपको कंपेरेबल दिख रही हैं, दैट इज जस्ट टू ड्रॉ द डायग्राम एक्चुअली टू सो यू थिंग्स प्रॉपरली। अब मैं इसको 1 मीटर और इसको 1 mm डायग्राम में ड्रॉ करूंगा, देन इट विल नॉट बी इवन विजिबल टू यू पीपल, राइट। So that's why, so don't go for the diagram is not exactly up to the scale, right। तो पॉइंट ये है कि ये अप्रोक्सीमेशन भी हमारे परफेक्टली वैलिड है, एकदम सही रिजल्ट आ जाता है, कोई परेशानी नहीं होती है। हाँ, सो विद दिस अप्रोक्सीमेशन आल्सो आई एम गेटिंग सेम रिजल्ट फॉर डेल्टा एक्स, और दैट अनदर वन आल्सो वी आर गेटिंग एक्जैक्टली सेम। तो डेल्टा एक्स अपने पास किसी भी पॉइंट पी के लिए आ गया। अब देखो अपने पास डेल्टा एक्स आ गया, पाथ डिफरेंस आ गया, तो फेज डिफरेंस अपन निकाल सकते हैं। और हमें पता है कि एक्चुअली में पीछे वाले रिजल्ट इंटरफेरेंस में अभी देखे थे कि किसी भी पॉइंट पे अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस का क्या रिलेशन होना चाहिए, तो उस हिसाब से हम एग्जैक्टली बता सकते हैं कि कहाँ पे ब्राइट फ्रिंज बनेगा, कहाँ पे डार्क फ्रिंज बनेगा। सो लेट्स लोकेट द पोजीशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज एंड द कंडीशन एग्जैक्टली फॉर दैट टू। ओके, सो लेट मी फर्स्ट इरेज दिस पार्ट। सो अभी तक अपन ये रिजल्ट डेराइव कर चुके हैं बेसिकली कि यहाँ पे कुछ अजम्पशन भी अपन ने यूज़ किया। वन अजम्पशन वाज थीटा इज़ वेरी स्मॉल, अनदर वाज एक्चुअली दैट दिस कैपिटल डी इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन दिस स्मॉल डी। एक्चुअली स्मॉल डी इज़ द सेपरेशन बिटवीन दिस टू स्लिट्स, सो दिस इज़ योर स्मॉल डी। ओके, तो उनकी हेल्प से अपन ने क्या किया, इनको लाइक ऑलमोस्ट पैरेलल मान लिया एंड देन वी गॉट द पाथ डिफरेंस। तो वो अपना रफली ये आ जाता है, दिस इज़ एक्चुअली योर पाथ डिफरेंस that comes d sin theta
राइट और डी साइन थीटा, जब साइन थीटा को अपन छोटा मान लेंगे या थीटा को छोटा मान लेंगे, देन वी कैन राइट इट फाइनली दिस एक्चुअली। तो यहाँ से हमारे पास y और पाथ डिफरेंस और ये सब अपने पास रिलेशन आ गए। अब हमें कंडीशन चाहिए और पोजीशन चाहिए फॉर मैक्सिमा और मिनिमम ब्राइट फ्रिंज, और आई विल से मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी और ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज, इज इट? सो लेट्स फाइंड दोज पोजीशन। सो आई विल राइट पोजीशन और कंडीशन, इज इट, ऑफ ब्राइट फ्रिंज। तो इसके लिए देखो क्या लिखेंगे, ब्राइट फ्रिंज का मतलब मैं इसको ये भी कहूंगा कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, राइट फेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो अभी इसमें देखो अपने पास क्या आ गया, डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू डी वाई बाई कैपिटल डी, और हमें ये पता है अभी पीछे अपन देखे थे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पाथ डिफरेंस है, व्हाट शुड बी द कंडीशन फॉर दैट, वी नो इट शुड बी इक्वल टू व्हाट, integral multiple of lambda, where lambda is the wavelength of the light which we are using for this experiment, is it? So lambda you can write its wavelength of the light used, correct? तो ये wavelength है। तो यहां से अब मैं क्या लिख सकता हूं इसको, I can write it further, this is equal to y is equal to n lambda capital D by small d, and one more thing actually here, n is equal to 0 plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 and so on। तो ये अपने पास सभी n की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये सेंट्रल मैक्सिमा दे देगा, इज इट? सो यू कैन राइट n equal to 0 then y equal to 0, this is the position of central maxima or central bright fringe, is it? Similarly n equal to plus minus 1 will give you first maxima, and n equal to plus minus 2, तो ये एक सेंट्रल मैक्सिमा, एक ऊपर फर्स्ट मैक्सिमा, नीचे भी फर्स्ट मैक्सिमा, देन सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा एंड सो ऑन। तो ये सेंट्रल, देन फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा एंड थर्ड मैक्सिमा, लाइक दैट। तो n इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 के लिए दिस विल बी योर सेकंड मैक्सिमा। तो इस तरह से हम एग्जैक्टली पोजीशन बता सकते हैं ये स्क्रीन पे कि कहाँ कितने वाई कितनी हाइट पे अपना कौन से नंबर का मैक्सिमा, और कहाँ मैक्सिमा आएगा, कहाँ मिनिमा आएगा, कहाँ डार्क फ्रिंज बनेगी, कहाँ ब्राइट फ्रिंज बनेगी। वी कैन कमेंट ऑल दैट एक्चुअली, इज इट? ओके, another thing actually, so we got this right, so I can write my first maxima, or let me write nth maxima, is it? nth maxima के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, y nth is equal to what, n lambda capital D by small d। Similarly n plus 1th maxima, तो इसके लिए क्या लिखूंगा, y n plus 1, ये हो जाएगा n plus 1 इंटू कैपिटल डी लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। तो जो दो मैक्सिमा के बीच का सेपरेशन है, कोई से भी दो मैक्सिमा के बीच का सेपरेशन, राइट? सो आई कैन फाइंड एक्चुअली सेपरेशन बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव मैक्सिमा, राइट? तो ये क्या आ जाएगा, दैट यू कैन राइट y n plus 1 minus y n, and this comes out to be actually n plus 1 into lambda capital D divided by small d minus n lambda capital D by small d। तो ये n कैंसिल हो गया और ये बचा lambda capital D by small d। और एक्चुअली में देखा जाए तो इसी चीज को, इसको हम एक नया क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, इसको कहते हैं फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज FRINGE, ओके, चेक द स्पेलिंग, DTH, फ्रिंज विड्थ। इसको हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी एग्जैक्टली ये आइदर दो मैक्सिमा के बीच का सेपरेशन और दो मिनिमा के बीच का सेपरेशन। मिनिमा के बीच का सेपरेशन अभी अपन कैलकुलेट करेंगे, तो मैक्सिमा से यहाँ से अपने पास यही आ रहा है। सो बीटा इज कमिंग आउट टू बी एक्चुअली लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। तो अगर आपको फ्रिंज विड्थ पूछा जाता है देन यू कैन फाइंड दिस एक्चुअली। तो ये अपने पास
कंडीशन आ गई मैक्सिमा की कि एग्जैक्टली कहाँ कौन से वाई पोजीशन पे कौन से नंबर का मैक्सिमा होगा। किसी भी अगर वाई तुम्हें दे दिया जाता है तो वहाँ मैक्सिमा मीन्स ब्राइट फ्रिंज बनेगा या डार्क फ्रिंज बनेगा, वो सब अपन यहाँ से कमेंट कर सकते हैं। सो लेट मी एग्जैक्टली सेम मैनर राइट द पोजीशन फॉर डार्क फ्रिंज, राइट। सो लेट मी फर्स्ट इरेज दिस। So exactly in same manner I can write the position for of dark fringe, or that will be when destructive interference is taking place. तो इसके लिए हमें पता है delta x path difference will be still same, but the condition changes here, it's 2n minus 1 into lambda by 2. क्लियर। तो यहाँ से अब मैं y की वैल्यू जब इसको रीअरेंज करके लिखता हूँ तो दिस implies my y is coming out to be what, 2n minus 1 into this lambda कैपिटल D बाई 2 टाइम्स स्मॉल d। तो ये क्या आ जाता है, दिस इज द पोजिशन ऑफ डार्क फ्रिंज वेयर n इज इक्वल टू एक्चुअली हियर स्टार्टिंग फ्रॉम plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 and so on. 0 will not be there actually. So this is your position of actually, तो इसको मैं लिख सकता हूँ y is equal to what, n की वैल्यू अगर मैं इसमें प्लस के लिए लिखता हूँ, so is it how I can write y equal to this, you can write 2n minus 1, this can be written as basically, तो यहाँ पे n की वैल्यू प्लस 1 रखूँगा, देन इट्स लैम्डा कैपिटल D बाई 2 टाइम्स स्मॉल d, 3 लैम्डा कैपिटल D बाई 2d and 5 lambda capital D by d so on for n is equal to 1 2 3 4 so on, is it? ऐसे ये हो जाएगा माइनस लैम्डा कैपिटल D बाई 2d and minus 3 lambda capital D by 2 small d and minus 5 lambda capital D by, sorry, here also it will be 2d and 2d and so on. So this is for n is equal to minus 1 minus 2 and so on. तो इस तरह से अपने पास क्या आ जाएगा, ये कुछ ऊपर वाली मैक्सिमा की पोजीशन दे देगा, कुछ नीचे वाली पोजीशन। इस तरह से अपन को मैक्सिमा मिनिमा और सॉरी दोनों केसेस में मिनिमा की पोजीशन ऊपर और मिनिमा की पोजीशन सेंट्रल मैक्सिमा से ऊपर वाली पोजीशन यहाँ से, सेंट्रल मैक्सिमा से नीचे वाली मिनिमा की पोजीशन यहाँ से अपन लिख सकते हैं। तो यहाँ से भी देख सकते हैं अपन लाइक सेपरेशन, इज इट सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मिनिमा, है ना। तो मैं कोई सा भी डिफरेंस ले लेता हूँ, इसमें से इसका डिफरेंस ले लेते हैं। सो दिस इज आल्सो कॉल्ड बीटा फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ बीटा। तो ये क्या आ जाएगा, दिस माइनस दिस, तो यहाँ पे देख सकते हो 3 लैम्डा कैपिटल D बाई 2d माइनस लैम्डा कैपिटल D बाई 2d, दिस कम्स आउट टू बी 2 लैम्डा कैपिटल D बाई 2d, और ये भी बीटा यहाँ से भी अपने पास लैम्डा कैपिटल D डिवाइडेड बाय स्मॉल d। तो यहाँ देख सकते हैं कि एग्जैक्टली सेम अपने पास यहाँ से। तो अभी तक अपने को क्या आ गया समझ में कि कोई भी ब्राइट फ्रिंज या डार्क फ्रिंज की हम पोजीशन बता सकते हैं, दो ब्राइट फ्रिंज के बीच का सेपरेशन भी हम फ्रिंज विड्थ बोलते हैं, दो डार्क कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंज के बीच के सेपरेशन को भी हम फ्रिंज विड्थ बोलते हैं, एंड दैट कम्स आउट टू बी एक्चुअली लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d, एंड दैट इज कांस्टेंट एक्चुअली, डजंट मैटर वेदर यू आर गोइंग फ्रॉम ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज एक्चुअली, राइट। तो ये अपने पास दोनों का पोजीशन आ गया मैक्सिमा और मिनिमा का, करेक्ट। ओके, नाउ लेट्स कैलकुलेट द इंटेंसिटी, इज इट, ऑफ लाइट एट एनी point. Okay, so then we will see more cases or more condition for this actually. Okay, so next we are going to calculate the intensity at actually bright fringe or dark fringe intensity. So मान के चलते हैं, let's assume actually the electric field components reaching at point P from source. So let the electric field right wave reaching at point P from source
S1 and S2. तो मैं लिख लेता हूँ this is equal to, let's say E1 is equal to, I am assuming that intensity and electric field strength like amplitudes are same from both, so this can be written as E naught some sine of omega t, and let's say E2 this is equal to some E naught sine of some omega t plus phi, where phi is the path phase difference. तो अपन को पता है पाथ डिफरेंस कितना है डेल्टा एक्स, तो फाई क्या लिख सकता हूँ मैं 2 पाई डिवाइडेड बाई लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स, एंड वेयर आई नो ऑलरेडी डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई कैपिटल डी, राइट. सो दिस ऑल वी नो ऑलरेडी. तो यहाँ पे आ गया अपने पास समझ में. अब यहाँ से मैं बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एग्जैक्टली सेम आई कैन राइट E इज इक्वल टू व्हाट E1 प्लस E2, एंड दिस इम्प्लाइज एक्चुअली E नॉट sin omega t plus E naught sin of omega t plus phi. तो यहाँ से जो E will be resultant some E naught prime sin of omega t plus some let's say theta. E naught prime को मैं क्या लिख सकता हूँ exactly by using those results. This can be written as E1 square that is equal to E naught square to E naught into cos of phi. Clear? Okay. यहाँ हम ये मान के चल रहे हैं both, is it like here I am assuming both source S1 and S2 are having equal intensity. Let's say I naught and electric field amplitude E naught. तो ये दोनों बराबर हैं. तो अभी यहाँ से देखो मैं रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड E naught प्राइम, तो यहाँ से ये 2 आई कैन राइट दिस इज 2 E naught स्क्वायर प्लस 2 E naught स्क्वायर इंटू कॉस फाई. इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, तो ये कितना आ गया अंडर रूट 2 E naught स्क्वायर, बाहर ले लेता हूँ 1 प्लस कॉस फाई. और एक्चुअली में यहाँ पे जो कॉस फाई है इसको हम लिख सकते हैं एक्चुअली, सो E naught प्राइम इज इक्वल टू अंडर रूट 2 E naught स्क्वायर. मैं कॉस फाई को लिख सकता हूँ 1 प्लस दिस इज कॉस स्क्वायर 5 by 2 cos square 5 by 2 minus 1, but you might be remembering this trigonometric identity cos phi is also equal to this. इसको जब लाइक ब्रैकेट को अपन तो ये +1 ये -1 कैंसल और अपने पास बचा ये, एंड देन E naught प्राइम इज इक्वल टू व्हाट दिस इज अंडर रूट 4 E naught स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ 5 by 2. तो अपने पास एम्पलीट्यूड आ जाता है दिस इज इक्वल टू 2 E naught cos ऑफ 5 by 2. क्लियर? ये आ गया. ओके यहाँ से मैं देखो और क्या लिख सकता हूँ. वी नो ऑलरेडी दैट इंटेंसिटी इज व्हाट I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, सो आई कैन राइट E स्क्वायर. तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ I, और मेरे को ये पता है I naught स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E naught स्क्वायर बाय दिस कंडीशन. तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारी रिजल्टेंट इंटेंसिटी I स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 E naught cos 5 by 2 का होल स्क्वायर, एंड दिस इम्प्लाइज I is directly proportional to E naught square और I is directly proportional to E square. तो यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ this is equal to 4 E naught square into cos square 5 by 2. Clear? Okay. Remember it. ये अपन ने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और एम्पलीट्यूड निकाल लिया ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करके, इसको रीअरेंज करके ऐसे लिख लिए. दिस इज कम्स आउट टू बी दिस सिंपली अंडर रूट ऑफ दिस. तो 4 E naught स्क्वायर का अंडर रूट 2 E naught cos स्क्वायर, यहाँ पे इट विल बी cos स्क्वायर बिकॉज cos स्क्वायर 5 by 2 देन इट विल बी cos 5 by 2. क्लियर? ओके.
ये I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, तो यहाँ से लिख सकते हैं आई नॉट स्क्वायर बिकॉज इट्स मेंशन इंटेंसिटी ऑफ इंडिविजुअल सोर्स S1 एंड S2 इज आई नॉट, तो मैं लिख सकता हूँ ई नॉट स्क्वायर. अब नेट रिजल्टेंट इंटेंसिटी व्हाट विल बी प्रोपोर्शनल टू दिस एम्पलीट्यूड स्क्वायर, तो इसको ये लिख सकते हैं. अब आई नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, लाइक ई नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, आई नॉट, तो मैं इसको लिख सकता हूँ आई इज इक्वल टू 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर 5/2. तो ये अपने पास जनरल एक्सप्रेशन आ गया इंटेंसिटी का, दैट इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन दिस स्क्रीन इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन. दिस इज इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द स्क्रीन is given by this expression 4I naught into cos square 5/2. Remember here intensity of each source S1 S2 I am taking it equal and I am taking that equal to I naught. In that case the resultant intensity is this. तो आपको अगर किसी भी पॉइंट पे इंटेंसिटी चाहिए तो आप क्या करेंगे, उस पॉइंट के लिए आप फेज डिफरेंस निकालो, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ फेज डिफरेंस हियर and solve it, you will get the intensity at that point. So let me write intensity at the point of maxima and minima, or intensity of bright fringe and dark fringe, right? So here I can write intensity of bright fringe तो ब्राइट फ्रिंज के लिए देखो आई तो अपने पास ये तो जनरल है 4I नॉट कॉस स्क्वायर 5/2, बट अपन को ये पता है ब्राइट फ्रिंज के लिए अपने पास डेल्टा एक्स इज इक्वल टू व्हाट, dy बाय कैपिटल D शुड बी एन लैम्डा. तो यहाँ से डेल्टा फाई कितना आ जाएगा 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स की वैल्यू एन लैम्डा रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2n π. और जब ये 2n π की वैल्यू मैं यहाँ पर रखता हूँ तो I इज इक्वल टू 4I नॉट cos स्क्वायर, दिस इज 2n π डिवाइडेड बाई 2, so this comes out to be 2 gets cancel pi, n π का होल स्क्वायर. So n π का होल स्क्वायर मीन्स cos स्क्वायर, this is like whole square, so cos of n π is equal to -1 depending on the value of n, -1 और +1, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा ऑलवेज +1. so this implies I max is equal to 4I naught, remember it. Clear? Similarly I can write the intensity of here dark fringe also. So intensity of dark fringe of dark fringe. Clear? तो ये इसके लिए क्या लिखेंगे, अगेन दिस सेम रिलेशन इज वैलिड फॉर डार्क फ्रिंज आल्सो, cos स्क्वायर 5/2, बट फॉर डार्क फ्रिंज आई विल राइट डेल्टा एक्स इज इक्वल टू व्हाट, लाइक dy by small d should be equal to 2n minus 1 into 1 into lambda by 2. तो यहाँ से डेल्टा फाई कितना आ जाएगा अपने पास 2π by lambda into this 2n minus 1 into lambda by 2. Clear? देखो lambda gets cancelled, so this delta phi is coming out to be, this is 2n minus 1 into pi. तो अब इस सिचुएशन में क्या हो रहा है एक्चुअली में, this will be always we are not doing any mistake, right? This just let me check it. All right, so this will be here actually your delta phi will be either pi n is equal to 1, 3π and 5π so on, right? तो अब पाई की वैल्यू मैं यहाँ पे रखूंगा तो ये क्या आता है cos स्क्वायर π/2, और π/2 cos π/2 की वैल्यू होती है 0. सिमिलरली 3π/2 के लिए भी 0. तो I मिनिमम अपने पास हो जाएगी डार्क फ्रिंज की इंटेंसिटी, दैट इज 0. क्लियर? रिमेंबर दैट
this expression is valid for every point. You can find the intensity of every point or any point on this screen by using this relation. For that you need this like phase difference phi, right? तो phi अगर आप निकाल लेते हैं तो बाकी आप मैक्सिमम और मिनिमम और किसी भी पॉइंट की इस स्क्रीन पे इंटेंसिटी हम निकाल सकते हैं. सो दैट इज हाउ यू कैन गेट द एक्सप्रेशन, यू कैन कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ एनी पॉइंट ऑन द स्क्रीन. ओके, सो लेट मी रेज. So actually next thing we are going to see is maximum order of interference fringe. इसका मतलब क्या है बेसिकली मैं ये बताता हूँ. इसमें कभी कभी आपको ये पूछ लिया जाता है कि इस पर लाइक मैंने कहा 0th मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा, फर्स्ट मैक्सिमा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन, ऐसे ही नीचे अपने पास बहुत सारे मैक्सिमा. क्या ये लाइक जो लास्ट ऑर्डर का लास्ट नंबर का मैक्सिमा होगा, मतलब इधर जो हाईएस्ट नंबर का, वो कौन सा होगा? क्या वो 1000वां मैक्सिमा होगा, 1000वां, 10,000वां, एग्जैक्टली कौन सा मैक्सिमा होगा? तो वो कैसे निकालते हैं, लेट्स सी दैट एक्चुअली. तो अभी देखो अपन ने क्या देखा एक्चुअली, वी राइट दिस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू dy by small d equal to n lambda for, let me write for order of maxima actually. Okay, order of maximum or maximum order of bright fringe, is it? For let's say bright fringe, तो ब्राइट फ्रिंज के लिए पहले अपन देखते हैं. तो उसके लिए हमने देखा दिस इज इक्वल टू व्हाट, स्मॉल डी कैपिटल वाई, लाइक स्मॉल डी वाई बाई कैपिटल डी इक्वल टू एन लैम्डा, राइट? ये रिलेशन अभी अपन को मालूम है. तो यहाँ से मैं देखूंगा एक्चुअली में, तो दिस इम्प्लाइज आई कैन राइट वाई दिस एन. इसमें तो अपन ने देखा था कि एन की वैल्यू क्या होती है, बहुत सारी हो सकती हैं, बट इफ यू रिमेंबर एक्चुअली दैट एन कैन नॉट टेक वेरी लार्ज और इनफाइनाइट वैल्यू. एन की वैल्यू इन्फिनिटी या बहुत बड़ी नहीं हो सकती. द रीजन इज दैट, क्योंकि अगर देखो एन यहाँ पे बड़ा हो जाएगा तो उस सिचुएशन में ये रिजल्ट अपना कहाँ से आता है, ये आता है साइन थीटा को ऑलमोस्ट टेन थीटा मान करके, इक्वल मान करके. बट दिस इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन थीटा इज स्मॉल. तो अगर n की वैल्यू बहुत बड़ी हो जा रही है, इन्फिनिटी टेंड कर रही है, तो इसका मतलब ये रिलेशन वैलिड नहीं है. जब ये रिलेशन वैलिड नहीं है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, समझ में आई चीज़ें. सो दैट्स व्हाई दिस इज, तो ये रिलेशन कब तक वैलिड है, तो ये अपना रहता है व्हेन y इज वेरी वेरी स्मॉलर देन कैपिटल D. तो मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करूँ तो दिस इज एक्चुअली कमिंग आउट टू बी y बाई कैपिटल D, इज इट, इक्वल टू n लैम्डा बाई स्मॉल d शुड बी वेरी लेस देन 1. क्लियर? इसका मतलब मैं ये भी बोल सकता हूँ व्हेन n इज वेरी वेरी लेस देन स्मॉल d बाई कैप लैम्डा, तब आपका जो साइन थीटा बराबर टेन थीटा वैलिड है, राइट? एंड देन यू कैन यूज दिस रिजल्ट. बट ये रिजल्ट आपको बेसिकली लाइक मैक्सिमम ऑर्डर नहीं दे सकता, राइट? तो इस सिचुएशन में तो ये रिजल्ट आपका वैलिड है, इज इट? इफ n इज कंपेरेबल टू d बाई लैम्डा, अगर ये n d बाई लैम्डा के कंपेरेबल, तो ये रिजल्ट वैलिड नहीं है. इफ दिस इज देन this I will write d by capital D equal to n lambda, it's not valid anymore. Remember this. मैं थोड़ा इसको आपको और दोबारा से समझाता हूँ. पॉइंट ये है, हमें चाहिए कि ब्राइट फ्रिंज लास्ट कौन से नंबर की बनेगी, डेल्टा एक्स बराबर डी वाई बाई कैपिटल डी एन लैम्डा. तो यहाँ पे मैं n की वैल्यू मेरे को निकालनी है, राइट? तो n की वैल्यू क्या है, बहुत बड़ी, क्या है, इन्फिनिटी वैल्यू हो सकती है यहाँ पे, राइट? बट n की वैल्यू इन्फिनिटी यहाँ पे नहीं हो सकती है एक्चुअली. तो मतलब ये होगा कि अगर यहाँ n की वैल्यू बहुत बड़ी आ रही है, उस सिचुएशन में क्या हो जाए कि ये जो रिजल्ट है वो कहाँ से आता है, यहाँ से. अगर n बहुत बड़ा है तो मतलब साइन थीटा बराबर टेन थीटा के बराबर हो नहीं सकता. जब ये नहीं हो सकता तो ये रिजल्ट कैसे वैलिड होगा,
समझ में आया? तो ये रिजल्ट कब वैलिड है? जब y की वैल्यू बहुत छोटी है d से, तो मतलब मैं इसको रीअरेंज करके ऐसे लिखूंगा, व्हेन दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड, मतलब जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तब ये रिजल्ट वैलिड है, तब आपका ये भी वैलिड है। तो हाँ, अगर ऐसी सिचुएशन है उस केस में आप ये भी यहां से लिख सकते हो, करेक्ट ना? बट हमें जो मैक्सिमम ऑर्डर पूछा जाता है कि लास्ट नंबर का मैक्सिमा ब्राइट फ्रिंज कौन सा बनेगा, तो उसके लिए अगर n ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, इफ n इज नॉट सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन, मतलब ये हो गया कि n इज कंपेरेबल टू द साइज ऑफ दिस, इसके बराबर लगभग है d बाई लैम्डा के, उस सिचुएशन में ये रिजल्ट तो वैलिड नहीं है। बट उस सिचुएशन में अपने पास ये जो d साइन थीटा है, d साइन थीटा, बट डेल्टा x इक्वल टू d साइन थीटा इक्वल टू n लैम्डा स्टिल होल्ड वैलिड, इज इट? इसको अभी भी हम यूज कर सकते हैं। तो यहां से हमारे पास कंडीशन आती है n इज इक्वल टू वॉट, d बाई लैम्डा इंटू साइन थीटा। क्लियर? अब यहां पे आप देख सकते हो कि जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा क्या हो सकती है, ऑलमोस्ट इक्वल टू 1। तो जो n की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, अब ये डिपेंडिंग ऑन ये फ्रैक्शन है और क्या है, इंटीजर है, तो इसलिए हम इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर लिख देते हैं। सो n इज इक्वल टू d बाई लैम्डा, इट इज द मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ ब्राइट फ्रिंज and this bracket is representing your greatest integer। तो यहां से अपने पास लास्ट नंबर का मैक्सिमा मिल जाएगा और हम ये बोल सकते हैं इस सिचुएशन में टोटल नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज, वो क्या लिखूंगा मैं, दैट इज इक्वल टू 2n प्लस 1, क्योंकि ये n ऊपर n नीचे और एक सेंट्रल, सो टोटल ब्राइट फ्रिंज विल बी योर 2n प्लस 1। क्लियर? ऐसे ही मैं मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ मिनिमा भी लिख सकता हूं, मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ मिनी डार्क फ्रिंज। तो उसके लिए अपने पास अगेन यही डेल्टा एक्स बराबर डी साइन थीटा, ये तो वैलिड ही होगा, बट ये क्या होगा, दिस इज इक्वल टू 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2। क्लियर? तो यहां से मैं n की वैल्यू, तो इसको मैं दिस इंप्लाइज इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा 2d साइन थीटा बाई लैम्डा इज इट इक्वल टू 2n माइनस 1। इसको इधर भेज देता हूं, तो 2n बराबर क्या आ गया, 2d साइन थीटा बाई लैम्डा प्लस 1। 2 से भी डिवाइड कर देता हूं, तो n की वैल्यू आती है अपने पास d बाई लैम्डा इंटू साइन थीटा प्लस 1 बाई 2। अगेन साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा, तो आप लिख सकते हो ऑलमोस्ट इक्वल टू 1। तो यहां से n बराबर क्या आ गया, d बाई लैम्डा प्लस हाफ। अगेन अगर ये इंटीजर है देन गुड, इफ नॉट देन वी विल कंसिडर द ग्रेटेस्ट इंटीजर। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ, और यू कैन से मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ डार्क फ्रिंज। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। कुछ नहीं है, देखो इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है चीज़ें, थोड़ी सी चीज़ें कॉम्प्लेक्स ये हैं कि यहाँ से हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते इस रिजल्ट को, क्योंकि अगर ये मैक्सिमम ऑर्डर की बात करेंगे तो मतलब डेफिनेटली हमारा n बढ़ा जाएगा। जब n बढ़ा जाएगा तो ये रिजल्ट फिर होल्ड करता ही नहीं है, तो हमारा बाकी कंडीशन ये लगा ही नहीं सकते। हाँ, ये होल्ड कब करता है, व्हेन दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड, तो उस सिचुएशन में ये वैलिड है। बट अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, मीन्स n इज कंपेरेबल टू d बाई लैम्डा, उस सिचुएशन में ये तो नहीं है वैलिड, बट ये वैलिड है, d साइन थीटा बराबर n लैम्डा। तो यहां से हम कंडीशन लगाएंगे, तो मैं n की वैल्यू क्या लिख लिया ये। अब इसमें क्या होगा, थीटा की मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं ऑलमोस्ट 90 डिग्री, तो मुझसे 1 लिख दिया। तो अब इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वही क्या होगा, ऑर्डर। तो अब ये अगर इंटीजर आ रहा है दैट्स गुड, अगर इंटीजर नहीं है फ्रैक्शन है, तो उस टाइम पे क्या करेंगे, तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालेंगे, तो दैट विल बी योर मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ ब्राइट फ्रिंज। ऐसे ही मिनिमम ऑफ, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज आप लिख सकते हो, ये हो जाएंगी। ऐसे मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ डार्क फ्रिंज के लिए क्या लिखेंगे, एग्जैक्टली इसी को 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2 के बराबर,
सॉल्व करके अपने पास ये आ जाता है। तो यहाँ पर भी मैक्सिमम टोटल नंबर ऑफ मिनिमा, लेट मी राइट इट देयर एक्चुअली। सो let me write the result here. Total number of maxima, देखो ये आ गया अपने पास 2n+1 where n is equal to greatest integer of d by lambda, right? Similarly, total number of minima मैं लिख सकता हूँ दिस इज इक्वल टू व्हाट, सिंपली 2n वेयर n इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ d बाई लैम्डा प्लस हाफ, इज इट? दिस एंड दिस बोथ ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। तो ये अपन को टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा भी दे सकता है। तो देखो अभी हम काउंट कर सकते हैं कितने मैक्सिमा मिनिमा होंगे। किसी भी पॉइंट पर अगर आपको y दे दिया जाता है, आप ये बता सकते हैं कि वहाँ पर मैक्सिमा बनेगा, ब्राइट फ्रिंज बनेगी या डार्क फ्रिंज बनेगी। कौन से नंबर की ब्राइट फ्रिंज डार्क फ्रिंज कहाँ पर बनेगी हम वो सब भी बता सकते हैं। किसी भी पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या होगी वो सब बता सकते हैं। सो दिस इज द बेसिकली लाइक बेसिक और सिंपलेस्ट लाइक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। हाँ, आगे देखेंगे कि थोड़ा सा चीज़ों को लाइक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए या अलग अलग साइंटिस्ट ने थोड़ा सा और इसको आगे एक्सटेंड किया, कुछ कुछ चीज़ें बदल करके एक्सपेरिमेंट किया, तो वहाँ पे क्या क्या आगे चीज़ें आ जाती हैं और लाइक इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, वो केसेस अभी अपन आगे देखने वाले हैं। सो दैट वी विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर। सो remember the formulas, let's see the application in the next class. Okay, thank you so much.